मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में खरीफ फसल के नुकसान का मुआवजा जारी किया गया। पिछले साल का मुआवजा भी जारी किया गया। प्रदेश के 12 जिलों के किसानों के खेतों में सरकार ने मुआवजा राशि भेजी। सरकार ने किसानों के खातों में 561 करोड़ की रकम ट्रांसफर की। आपको बता दें कि 866 गांवों के 8,95,712 किसानों को यह लाभ मिलेगा। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने 12 जिलों के किसानों के खातों में मुआवजा राशि के 561 करोड़ की रकम ट्रांसफर की है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाते हैं। किसानों को राहत मिली है। सरकार ने इस बार किसानों को बड़ी राहत दी है। किन 12 जिलों के किसानों को सीएम मनोहर लाल ने ये राहत दी है, आइए आपको बताते हैं। खरीफ फसल के नुकसान का मुआवजा जारी किया गया है। पिछले साल के नुकसान का भी मुआवजा जारी करके इस बार किसानों को बड़ी राहत दी गई है। तो वहीं 12 जिलों के किसानों के खातों में मुआवजा राशि भेजी गई है। ₹561 करोड़ की रकम किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है, जिसके बाद किसानों को बड़ी राहत दी गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों के बारे में इस बार जो ये फैसला लिया गया है, ये उन्हें काफी राहत देने वाला है। 866 गांवों के 8,95,712 किसानों को ये लाभ मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि किन 12 जिलों के किसानों को सीएम मनोहर लाल ने ये राहत दी है। पलवल, फतेहाबाद, गुरुग्राम, सिरसा, करनाल, झज्जर, हिसार, भिवानी, नूंह, सोनीपत, रोहतक और चरखी दादरी जिलों के किसानों के लिए यह मुआवजा राशि जारी की गई है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में 23 एजेंडे रखे गए हैं। साथ ही अलग अलग विभागों के 1000 करोड़ की सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही 220 बोलेरो और स्कॉर्पियो पुलिस के लिए भी खरीदी जाएगी। आज हाई पावर परचेज कमेटी की हमारी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में 23 एजेंडाज थे। कुछ 4-5 एजेंडाज ऐसे हैं जो अगली मीटिंग के लिए डेफर किए गए हैं या रद्द किए गए हैं। बाकी जो 18 एजेंडे जिनकी परचेज की है, लगभग 1000 करोड़ रुपए का उसमें सामान आज खरीद के जो टेंडर्स हैं वो फाइनल हुए हैं। मुख्य रूप से उसमें जैसे स्कूल के बच्चों की पुस्तकें, उसका टेंडर आज किया है 1 से लेकर के 8वीं तक। ऐसे ही जैमर्स, जेल के अंदर जो जैमर लगते हैं, उन जैमर्स का एक टेंडर किया है। WCD में जो प्लेवे स्कूल्स बनेंगे, उसके लिए स्कूलों के लिए उनकी चेयर्स हैं, बच्चों के लिए अलमीरा हैं, टेबल हैं। और वाटर फ्लो मीटर, गांव-गांव में जो पानी हम सप्लाई करते हैं, उस पानी सप्लाई में कुल पानी गांव में कितना जा रहा है, ताकि जो शिकायतें हमें मिलती है पानी कम गया ज़्यादा गया, उसको नापने के लिए वाटर फ्लो मीटर्स ये लिए गए हैं। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर्स, पावर डिपार्टमेंट के ट्रांसफार्मर्स और केबल ये ली गई है। पुलिस विभाग की 220 गाड़ियां, जिसमें बोलेरो और स्कॉर्पियो, ऐसी कुछ गाड़ियां जो पुलिस विभाग को सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक थी, वो सब ली गई है। वहीं रूस और यूक्रेन संकट पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों की हर संभव मदद की जाएगी। उनकी वतन वापसी की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। वो इसको पूरी नजर रखे हुए हैं और एक हर क्षण की जो जानकारी
सहायता के लिए, भारतीयों की सहायता के लिए जो संभव हो वो किया जाएगा। डिप्लोमेटिक सारी बातचीत हो रही है और मैं समझता हूँ कि भारतीयों को प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के मामले में हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरी आरक्षित रखने के कानून पर हाई कोर्ट की रोक को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से 4 हफ्ते में मामले पर फैसला लेने के लिए कहा है। हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद हरियाणा सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि वो फिलहाल आरक्षण लागू न करने वाले उद्योगों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हाई कोर्ट ने बिना उसे पक्ष रखने का मौका दिए कानून पर एक तरफा रोक लगा दी थी। हरियाणा सरकार की ओर से जनवरी की शुरुआत में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण लागू करने को लेकर कानून बनाया गया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के इस कानून पर रोक लगा दी थी। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इससे हरियाणा के युवाओं को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश कर रही है। स्वरोजगार के जरिए भी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। ये हमारे लिए एक संतोष का विषय है कि जो हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था वो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे को निरस्त कर दिया है और हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि इसकी वो रेगुलर सुनवाई करें और सुनवाई करने के बाद अपना फैसला दें। तब तक सरकार को ये छूट दे दी गई है कि वो अपने काम को आगे जारी रखें। रजिस्ट्रेशन है इंडस्ट्री का वो भी हम करेंगे और जो उसके लिए प्रोसेस तय करनी है वो सारी प्रोसेस तय करके और उद्योग में हमारा 75% का जो हम हरियाणा के युवाओं को नौकरी के लिए उनको कह सकते हैं वो रास्ता साफ हो गया। CMI वो क्या करती है क्या नहीं करती है हमने आंकड़ों सहित बता दिया है और आप दिसंबर और जनवरी के आंकड़े उठा करके देख लीजिए कि जनवरी दिसंबर में वो कहते हैं कि 36% या 37% यहाँ बेरोजगारी हो गई है और जनवरी में कहते हैं कि बेरोजगारी 26% रह गई है। अर्थात 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब है कि लगभग हमने 25 लाख लोगों को रोजगार दे दिया एक महीने में। तो अगर ये आंकड़े सच होते तो ये 25 लाख रोजगार एक महीने में देना, 50 लाख एक महीने में हटाना, ये तो मैं समझता हूँ कि भी जैसे मदारी का खेल होता है वैसा ये खेल करते हैं। किसी प्रकार का उनका अध्ययन नहीं है, किसी प्रकार का उनका कोई सैंपल साइज नहीं है। हमने एग्जैक्ट डाटा हमारे पास परिवार पहचान पत्र के नाते से हम अथॉरिटी से कह सकते हैं कि किस परिवार में कौन व्यक्ति बेरोजगार है, किस गांव में कितने लोग बेरोजगार हैं और उन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हमारी एक प्लान बन गई है। उस प्लान में हमने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, उसमें मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से, उसने हमने कौशल रोजगार के माध्यम से, हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, HPSC है, इन सब के माध्यम से हम रोजगार लगातार दे रहे हैं और आगे भी इस क्रम को जारी रखेंगे। इसलिए कांग्रेस इस विषय में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं। इसलिए लगातार एक विषय पर, क्योंकि और मुद्दा उनके पास है नहीं, जब और कोई मुद्दा है नहीं तो झूठ के सहारे अपनी नैया को पार कर। सुप्रीम कोर्ट से नौकरी आरक्षण मामले पर राहत मिलने के बाद डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। आइए आपको दिखाते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर लिखा है कि हरियाणा के युवाओं के अधिकारों की लड़ाई 75% जॉब्स फॉर लोकल के मामले हमारी फिर से जीत हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कानून पर लगे स्टे को हटा दिया है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि यह कानून सभी के हित में है और इस पर राजनीतिक मंशा से अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भैया वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। जी हां, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूपी बिहार के भैया वाले बयान को लेकर सीएम चन्नी और कांग्रेस पर पलटवार किया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस शुरुआत से ही एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती आई है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। मैं जरा इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे क्या? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे और
आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? तो वहीं आप पंजाब के सीएम चन्नी के बयान पर प्रियंका गांधी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि इनका काम है कुछ भी घुमा दो, ये लोग किसी भी चीज को ट्विस्ट कर देते हैं। चन्नी जी क्या कह रहे थे, एक संदर्भ में बात कर रहे थे। वो बेसिकली ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबियों से चलनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से बोला उसको थोड़ा घुमाया गया और ऐसे लगा कि वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबी चलाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई यूपी से आकर यहाँ पे राज करना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड भी है। यूपी में भी नहीं चाहते कि पंजाब से कोई आके राज करे। ठीक है, अब जहाँ तक ये बात हुई कि मेरे खिलाफ माहौल बन रहा है, मेरे खिलाफ माहौल तो इनको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि यूपी में कौन लड़ रहा है। 3 सालों से यूपी के जितनी भी समस्याएं उनकी सरकार के खिलाफ एक ही पार्टी है जो लड़ी है, कांग्रेस पार्टी है। बाकी सब झुके हैं इनके सामने, निकले नहीं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी पंजाब के सीएम चन्नी के भैया वाले बयान पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। यही कांग्रेस की खोखली सोच है, उसका ये द्योतक है। उनको कांग्रेस की विचारधारा में एक जो राष्ट्रीय विचार जो होना चाहिए था वो गायब हो गया है। अब बहुत छोटी छोटी सोच को लेकर के चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जैसी सोच बननी चाहिए कि सारा देश एक है और देश में सब प्रदेशों के लोग, उनके प्रति हमारा सम्मान रहना चाहिए। और हैरानी की बात तो ये है कि जब चन्नी जी ये कह रहे हैं और उस समय प्रियंका गांधी वो इस पर खुशियां मना करके तालियां बजा रही हैं, जबकि प्रियंका गांधी को मालूम होना चाहिए कि उनका भी अपना एक संबंध उत्तर प्रदेश से है। जी सर। तो इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए ये लगता है कि कांग्रेस ने अपने नैया को डूबने का काम अपने आप कर लिया। हरियाणा से गुजरने वाली यमुना कई जिलों में दूषित हो रही है। सीवरेज और नालों का गंदा पानी यमुना और पश्चिम यमुना नहर में गिराया जा रहा है। अब एनजीटी ने इसकी रोकथाम के लिए निर्देश जारी किए हैं। यमुनानगर में ऐसी 6 जगहों का पता चला है जहां से दूषित पानी यमुना और पश्चिमी यमुना नहर में गिराया जा रहा है। जिला उपायुक्त ने सिंचाई विभाग और नगर निगम के अधिकारियों के साथ उन जगहों का दौरा किया जहां से दूषित पानी गिराया जा रहा है। इसके साथ साथ यमुना के किनारों पर सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि नगर निगम और सिंचाई विभाग को संयुक्त रिपोर्ट काम करने के बाद तैयार करके भेजनी है। इसके साथ ही नगर निगम को आदेश दिए हैं कि सफाई व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाए। 10 दिनों में सभी चिन्हित जगहों को ठीक कराया जाएगा। खनन विभाग के ई पोर्टल में हुई तब्दीली के बाद सड़कों पर ओवरलोड वाहन दिन रात धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे एक ओर जहां हादसों का खतरा बना हुआ है तो वहीं क्षेत्र की सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं। ऐसे में अब ई पोर्टल में हुई तब्दीली पर रोक लगवाने की मांग को लेकर हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी की ओर से मुख्यमंत्री और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री को शिकायत भेजी गई है। सोसाइटी की ओर से कहा गया है कि अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो न सिर्फ इससे मोटर वाहन अधिनियम एवं सड़क सुरक्षा खतरे में आ जाएगी, बल्कि सड़कों पर ओवरलोड की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी। सोसाइटी अध्यक्ष एडवोकेट वरयाम सिंह ने कहा कि यमुनानगर खनन क्षेत्र में है, इसलिए यहां समस्या ज्यादा बढ़ेगी। हरियाणा खनन विभाग के इस ई पोर्टल पर हुए विकल्प से जिला यमुनानगर की सड़कें अधिक भार के कारण जल्द टूट जाएंगी। भारत सरकार को चिट्ठी लिख करके इस ई रवाना के जो अतिरिक्त भार के ई रवाना है उस पर रोक लगाने की जो निवेदन है वो किया है। और
हमने समक्ष विभागों से इस विषय में किस अधिकारी ने इसके आदेश किए और यह किस नीति से खोला गया है, इसके बारे में दस्तावेज मांगे हैं और जल्दी सभी दस्तावेज लेकर के माननीय न्यायालय के समक्ष रख के इस जो ई रवाना ओवरलोड का ई रवाना जारी करने की अनुमति मिली है, इस पर रोक लगाने का। झज्जर में स्कूल वैन हादसे के बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया। स्कूल वैन में बच्चों को ठूस ठूस कर भरकर नौनिहालों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। बावजूद इसके प्रशासन इन स्कूल वैन संचालक और स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बता दें कि 2 दिन पहले स्कूल वैन और टैंकर में टक्कर हुई थी, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई थी। जिंदगी तो बच जाएगी। देखिए 25 वाला। यदि आप कुत्ते पालने के शौकीन हैं तो आपको सचेत रहने की जरूरत है। जी हां, यमुनानगर की जम्मू कॉलोनी में पिटबुल कुत्तों ने अपने ही मालिक नरेंद्र सिंह पर हमला बोल दिया। पिटबुल ने मालिक को इस कदर नोचा कि उसकी मौत हो गई। कुत्तों के हमले का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नरेंद्र के कपड़े फाड़ दिए, उसके जूते भी पैर से निकल गए। पैर, छाती और बाजू सहित शरीर के कई हिस्सों पर नोच खरोच के निशान हैं। खून से लथपथ कपड़े घटनास्थल पर ही पड़े थे। जगह जगह बिखरा खून नरेंद्र सिंह पर कुत्तों के हमले की गवाही दे रहा था। हालांकि इस पूरे मामले में परिवार के लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। परिवार के लोगों ने पुलिस कार्रवाई नहीं कराई और अस्पताल से शव लाकर अंतिम संस्कार भी कर दिया। तो वहीं इस घटना से आसपास के क्षेत्र में भी काफी चर्चाएं हैं। मेन तो है मालिक के पालने के ऊपर है सारा। मालिक ने किस हिसाब से उसको ब्रॉटअप करा है, स्टार्टिंग से बचपन से उसकी कैसी केयर की है, उसको ट्रेन किया है, उस पर टाइम लगाया है या नहीं लगाया है। इट्स जस्ट उसको गार्ड डॉग की तरह रख लिया है, उससे कोई मतलब नहीं रखा है, तो उस कंडीशन में ऐसे हादसे हो जाते। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पिटबुल कुत्तों को पालना क्यों खतरनाक है, साथ ही इस नस्ल के कुत्तों का इतना एग्रेसिव होने की क्या वजह है। यूरोप के कई देशों में पिटबुल कुत्तों को पालना बैन है, यानी यहां के देशों में लोग पिटबुल कुत्ते नहीं पालते। तो वहीं फ्रांस, इटली और कनाडा में भी और साथ ही साथ ब्रिटेन में भी पिटबुल कुत्तों को पालना बैन है। डेनमार्क, आयरलैंड और स्पेन में भी पिटबुल कुत्तों को पालना बैन है। लेकिन भारत में पिटबुल पालने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है, जिस वजह से लोग भारत में पिटबुल नस्ल के कुत्तों को पालते हैं। और आपको बता दें कि पिटबुल आक्रामक स्वभाव का ही होता है। भारत में खतरनाक हो जाता है पिटबुल। पिटबुल नस्ल के कुत्ते आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। ज्यादा समय तक बांधने से ये काफी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। आपको बता दें कि पिटबुल अपने शिकार को जबड़ों को लॉक कर लेता है, यानी अपने शिकार को वो अपने जबड़ों से पकड़ता है और पिटबुल के जबड़े से किसी को छुड़ा पाना आसान नहीं होता। सामान्य तौर पर पिटबुल अजनबी पर हमला करता है, यानी पिटबुल नस्ल के कुत्ते ज्यादातर अजनबियों पर हमला करते हैं। पिटबुल डॉग को शुरू से ही ट्रेंड करना आवश्यक होता है, यानी इन कुत्तों को सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है। 1 साल से ज्यादा के डॉग पर नियंत्रण करना आसान नहीं होता। पिटबुल को ट्रेंड करने के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलानी बेहद जरूरी होती है। 3 महीने की उम्र से ही पिटबुल को प्रशिक्षण दिलाना जरूरी हो जाता है, यानी जब ये 1 साल के ऊपर हो जाते तो इन पे काबू पाना मुश्किल होता है। पिटबुल डॉग का समय पर वैक्सीनेशन भी बेहद जरूरी होता है। आशा वर्कर्स का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। अंबाला में आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज के निवास का घेराव करने पहुंची, जहां पर आशा वर्कर्स को पुलिस ने छावनी बस स्टैंड से हिरासत में ले लिया और बसों में बैठाकर अज्ञात जगह ले गई। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। भिवानी में पुराना बस स्टैंड और महम गेट पर C2 नेताओं और आशा वर्कर यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने अंबाला जाने से रोका, जिसके चलते यहां पर हंगामा खड़ा हो गया। कोरोना काल के दौरान जमीनों की रजिस्ट्री में हुए फर्जीवाड़े को लेकर सरकार की ओर से की गई जांच के खिलाफ पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। करनाल, कैथल, झज्जर, सोनीपत, सिरसा में पटवारियों ने प्रदर्शन किया। करनाल में जिले भर के पटवारी और कानूनगो जिला सचिवालय के बाहर एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए विरोध जताया।
सोनीपत के मिनी सचिवालय में पटवार एवं कानूनगो के बैनर तले पटवारियों ने प्रदर्शन किया। अप्रैल 2017 से अगस्त 2021 तक रजिस्ट्री में गड़बड़ झाले करने का आरोप पटवारियों पर लगा है। आरोपों को लेकर पटवारियों ने 2 दिन के विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। तो फिलहाल हरियाणा विशेष में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।